हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 20 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम 20 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम 20 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कला संबंध स्रोत क्या है? यंग द्विक स्लेट प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतनी है तो स्लेटों के मध्य की दूरी इतनी तथा स्लेटों के पर्दे की दूरी 1 मीटर है, तो फ्रिंज की चौड़ाई की गणना कीजिए। देखिए, आपको कला संबंध स्रोत क्या है ये बताना है पहले। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल दिया है, बोला गया कि प्रयुक्त प्रकाश यानी यंग द्विक स्लेट प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपकी कितनी है? 6000 एंगस्ट्रम, यानी कि यहाँ पे आपको लैम्डा मिल गया कितना? 6000 एंगस्ट्रम। अब इसे आप चेंज करेंगे एंगस्ट्रम को मीटर में तो 10⁻⁻10 होता है। और उसके बाद अगर इसकी देखिए 3 जीरोज है, ये प्लस में होंगे 10⁻3, तो 10 में से आप 3 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 10⁻7 मिल जाएगा। उसके बाद स्लेटों के मध्य की दूरी होती है आपकी डी को 0.05 सेंटीमीटर। देखिए 0.05 सेंटीमीटर को आप पहले चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻2 आएगा। फिर 0.05 को और चेंज करेंगे 5 तक ले आएंगे 10⁻4 मीटर हो जाएगा। उसके बाद स्लेटों के बीच की दूरी आपको D1 मीटर दे रखी है। यहाँ पे देखिए स्लेटों से पर्दे की बीच की दूरी 1 मीटर। अब देखिए कला संबंध स्रोत क्या होते हैं? देखिए कला संबंध स्रोत ही होते हैं जिनसे समान कला की तरंगें निकलती है और इनकी आवृत्तियां क्या होती है? बराबर होती है। देखिए इस तरीके से कला संबंध स्रोत वे स्रोत होते हैं जिनसे आने वाली प्रकाश तरंगें समान कला में होती है तथा इनकी आवृत्ति बराबर होती है। छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है आपको। और आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है और कैपिटल डी की वैल्यू दे रखी है। ये आपका फॉर्मूला होता है फ्रिंज की चौड़ाई के लिए। बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी होता है। तो बीटा अगर आप फाइंड करें तो डी की वैल्यू देखिए, यहाँ पे 1 थी हमारे पास और इस लैम्डा की वैल्यू आपके पास 6 × 10⁻7 और स्मॉल डी की वैल्यू है आपके पास 5 × 10⁻4। आप सॉल्व करेंगे तो देखिए 10⁻7 इसको ऊपर ले जाएंगे पहले हम, 6 × 10⁻7 × 10⁻4, क्योंकि पावर जब नीचे से ऊपर आती है तो पॉजिटिव हो जाती है, अपॉन 5। अब देखिए 5 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा। अगर आप 5 से 6 को डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2 × 10 की पावर 7 में 4 घटाए कितना जाएगा? -3। और ये किस में आता है? मीटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं? विभेदन क्षमता कैसे प्रभावित होगी और प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कैसे घटेगी? अविदिश लेंस का व्यास घटेगा। देखिए जो विभेदन क्षमता होती है किसी सूक्ष्मदर्शी की, उसका मतलब ये है कि जब दो पास पास रखी वस्तुओं का अविदिश लेंस से स्पष्ट प्रतिबिंब बनाया जा सके, तो इसी को क्या कहते हैं? विभेदन क्षमता कहते हैं किसी भी लेंस की। तो देखिए कैसे घटेगी कैसे बढ़ेगी आपको बताना है। तो किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा पास पास रखी दो अलग अलग वस्तुओं के स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की क्षमता को उसकी विभेदन क्षमता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा = 1.22 लैम्डा अपॉन डी साइन अल्फा, जहां पे अल्फा क्या होता है? वो शंकु कोण होता है, अल्फा शंकु कोण। और विभेदन क्षमता बराबर होता है 1 अपॉन विभेदन सीमा। उसके बाद देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर आपके पास, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य घटने पर विभेदन क्षमता क्या होती है? आपकी घटती है तथा उपरोक्त सूत्र के अनुसार विभेदन सीमा क्या होगी? आपकी बढ़ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। उसके बाद दूसरा था कि अविदिश लेंस का व्यास घटेगा। तो देखिए अविदिश लेंस का व्यास घटने पर विभेदन सीमा बढ़ती है तथा विभेदन क्षमता घट जाती है। ये 2 पॉइंट थे आपके। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, जहां पे मैं आपको 23 का पार्ट 2 सॉल्व करवा रहा हूं। इसका पार्ट 1 हम एक ऐसी वीडियो में सॉल्व करेंगे जब ये पूरे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जितने भी छोटे क्वेश्चन होंगे हमारे उसमें हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है आपका, जब किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लग जाते हैं। तो यही परिघटना आपकी प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। अब इसके भी कुछ नियम है। देखिए इसके नियम ये है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की जो दर है आपकी आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो प्रकाश हमने डाला गया है उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होंगे वो किस पे डिपेंड करते हैं? आपके उस प्रकाश पे डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। नेक्स्ट है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। जो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होगी, यानी कि ऐसा जब प्रकाश डाला जाता है धातु की सतह पर तो जो आपतित प्रकाश होता है वो क्या करता है? अपनी सारी एनर्जी किसको देता है? कि इलेक्ट्रॉन को देता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में चली जाती है और कुछ उसकी गतिज ऊर्जा में चली जाती है। लेकिन ये कह रहा है कि जो गतिज ऊर्जा है उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा पर गतिज ऊर्जा की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट है
इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट नियम है इसका, यदि धातु की सतह पर उचित आवृत्ति से कम का प्रकाश डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन नहीं होगा। देखिए अगर आप धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे कम का प्रकाश की सतह पर डालेंगे तो आपके इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, मतलब कि वह न्यूनतम मात्रा एनर्जी की जिससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा है, यही आपकी देहली आवृत्ति कहलाती है। अब देहली आवृत्ति का एक नंबर क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि वह न्यूनतम प्रकाश जिससे कि धातु की सतह पर डालने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, देहली आवृत्ति कहलाती है। लास्ट, प्रकाश फोटोन के धातु की सतह पर गिरने और इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है, मतलब इनके बीच में कोई टाइम लैग नहीं होता, मतलब टाइम का डिफरेंस नहीं होता। और देखिए इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा इसका, आपने देखा होगा बुक में बना होगा, आप अच्छे से बना लेना। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ 500 वर्ष में घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 गुना रह जाता है, अर्धआयु की गणना कीजिए। देखिए अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है आपका t बराबर 500 वर्ष में रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रारंभिक मात्रा का 1/16 गुना रह जाता है, यानी कि n बराबर n0/16, ये n निकल गया। अब आपका फॉर्मूला होता है उसको निकालने का, वो होता है आपका n बराबर होता है आपका n0 1/2 की होल ऑफ पावर n होता है, इस फॉर्मूले में आपको रखना पड़ता है। देखिए n की वैल्यू आपको पता है कितना है, वो n0/16, n की जगह पर ये रख दीजिए n0/16 इक्वल टू यहाँ भी आपका n0 1/2 की होल ऑफ पावर n। अब देखिए इस n0 से ये n0 आपका कैंसिल हो सकता है, तो इसे अब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/16 इक्वल टू 1/2 की 1 की पावर n और 2 की पावर n। अब 1 की पावर कुछ भी हो उसका मतलब 1 ही हुआ, 1 की पावर n का 1 की पावर n ही हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/16 इक्वल टू 1/2 की पावर n। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 2 की पावर n बराबर आपको मिल जाएगा 16, और देखिए 2 की पावर n ये रहा। अब आपको देखना है 16 2 की पावर में कहाँ आता है, जब 2 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके, तो आपको 2 की पावर 4 मिलेगा। तो देखिए बेस आपके इक्वल हो गए, कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो आपको n बराबर कितना मिल जाएगा, सीधे यहाँ पे 4 मिल जाएगा। अब n 4 मिल गया तो आपको t हाफ निकालना है, यहाँ पे अर्धआयु काल निकालना था, तो t हाफ यानी क्या 500 है, 500 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। जैसे ही आप 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जगह 112 यानी कि 125 वर्ड्स। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आपको क्वेश्चन दिया हुआ पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे काम करता है आपको बताना है। देखिए जो पीएन संधि डायोड होता है उसमें आपकी 2 कुंडलियां होती है इस तरीके से, ये पी और एस। अब देखिए यहाँ पे पी वाले पे वैसे इसका काम होता है आपका दृष्टिकारी का, इसमें दृष्टिकारी का काम होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को दृष्ट वोल्टता में परिवर्तित करना। देखिए ये प्राइमरी जो कुंडली है आपकी पहले वाली, उस पे एक एसी सोर्स जुड़ा हुआ है, और दूसरी जो एस वाली है उस पे एक पीएन संधि डायोड यहाँ D1 जुड़ा हुआ है, वो पीएन संधि डायोड D2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और जहाँ पे आपका इन दोनों के बीच में एक CDRL प्रतिरोध, जिसे लोड प्रतिरोध भी कहते हैं, वो लगा हुआ है, जहाँ पे आपको वोल्टता मिलेगी। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसकी रचना तो ये हो गई है। अब इसमें ऐसा होता है कि जब धनात्मक पहले धनात्मक अर्ध चक्र में मान लीजिए ये जो कंप्लीट साइकिल जा रहा है, इसमें आधा चक्र आपका पॉजिटिव होगा, आधा चक्र नेगेटिव होगा। जब आधा चक्र यानी कि मान लीजिए जब ये आधा चक्र चलता है, इसमें करंट फ्लो होती है, तो आधा चक्र जब चलेगा तो उसमें ए बी के सापेक्ष धन विभव पे आ जाता है, मतलब कि ए क्या होगा, इस बी के सापेक्ष धन विभव पे आ जाएगा, और जिससे कि आपका जो D1 है वो अग्रवृत्ति में आ जाता है। अब अग्रवृत्ति का मतलब होता है कि बैटरी से जब पी सिरा आपका धन से जुड़ा हो और एन सिरा किससे जुड़ा हो, नेगेटिव से जुड़ा हो बैटरी के, उसे अग्रवृत्ति कहते हैं। तो जब पॉजिटिव टू नेगेटिव जुड़े होंगे दोनों, तो इसमें से धारा D1 प्रवाहित होगी इस तरीके से, और कहाँ मिलेगी आपको, होते हुए CD पे मिलेगी। और ऐसी दोबारा बी के सापेक्ष जब बी के सापेक्ष ए धन विभव पे होगा, तब क्या होगा आपका पीएन संधि डायोड भी अग्रवृत्ति में आ जाएगा, और जहां से D2 से होते हुए धारा बहेगी और आपको कहाँ मिलेगी, RL पे लोड प्रतिरोध मिल जाएगा इस तरीके से। तो यही इसका प्रोसेस है। तो देखिए इसकी रचना, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P से निवेशी AC स्रोत जुड़ा होता है, द्वितीय कुंडली S से दोनों सिरों पर पीएन संधि डायोड जुड़े होते हैं, तथा इनसे एक लोड प्रतिरोध RL जुड़ा होता है, जहां RL के सिरों पर निर्गत वोल्टता आपको प्राप्त होगी। क्रियाविधि है कि माना प्रति वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्ध चक्र में परिपथ में ए बी के सापेक्ष धन विभव पर हो, मतलब ए क्या हो आपका, बी के सापेक्ष धन विभव पे हो, तो D1 अग्रवृत्ति में आ जाता है, तो धारा D1 से
होते हुए प्रवाहित होगी। और प्रतिरोध धारा के अगले ऋणात्मक अर्धचक्र में बी सिरा ए के सापेक्ष धन विभव पर आ जाता है। अब डायोड D2 से अग्रगति में होता है, तब धारा D2 से प्रवाहित होगी। निर्गत वोल्टेज RL पर प्राप्त होती है आपको यहाँ पे इस वाले पे। उसके बाद इन दोनों ही अवस्थाओं में जब D1 और D2, ये D1 और D2 दोनों डायोड उत्क्रम अभिनति में होते हैं तो इनसे अत्यंत क्षीण धारा क्या होती है आपकी प्रवाहित होती है। इस प्रकार AC वोल्टेज का निर्दिष्टकरण हो जाता है। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। देखिए 26 तक हम कर चुके हैं क्वेश्चन, 25 तक, और 26 और 27 आपके सिलेबस से हट गए हैं, तो हम 28 वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए मीटर सेतु का सिद्धांत आपको बताना है और इसके हेल्प से अज्ञात प्रतिरोध का मान बताना है। देखिए मीटर सेतु किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने की युक्ति है। यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है इसके लिए, एक समचतुर्भुज की भुजाओं के रूप में श्रेणी क्रम में जुड़े 4 प्रतिरोध PQR है। देखिए समचतुर्भुज तरीके से होता है आपका, जिसमें 4 क्या होते हैं आपके प्रतिरोध में PQR है, इस तरीके से जुड़े रहते हैं कि शून्य विक्षेप की अवस्था P/Q बराबर R/S क्या हो, इस पर स्टैब्लिश हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी रचना देखते हैं अगर, तो इसमें 1 मीटर लंबा तार होता है। एक यहाँ से लेकर AB क्या होता है आपको 1 मीटर लंबा तार होता है, जिसमें 1 से लेकर 100 तक नंबर्स लिखे होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस आपकी अगर L है तो इस पूरे की 100 तो हम इसको 100 - L लिख सकते हैं। और आपका यहाँ पे एक प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, अज्ञात प्रतिरोध क्या है आपका शंट, जिसे S बोलते हैं, और उसके बाद एक बैटरी लगी हुई है और एक कुंजी K लगी है। तो आपको इसका मान बताना है, इसकी वैल्यू S निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसमें 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, जिसके 2 सिरे L आकार की 2 उल्टी पत्तियां संबंधक पेचों तरह जुड़ी होती है। इसमें एक अज्ञात प्रतिरोध S जुड़ा होता है और एक प्रतिरोध बॉक्स 2 पेचों के बीच जुड़ा होता है, तथा एक शंट युक्त धर्ममापी जो एक जॉकी A1 से जॉकी J से जुड़ी होती है इस 1 मीटर तार की बैटरी और कुंजी K से जोड़ दिया जाता है। ये लैंग्वेज है आपकी, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा इसके बारे में, वो जो मैंने बताया वही चीज़ें हैं। उसके अब किसके क्रियाविधि देखिए, माना तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति बिंदु A से L तक, बिंदु A से L तक दूरी पर प्राप्त होती है, तो AC बराबर L। मान लीजिए शून्य विक्षेप की स्थिति पहले आपको A से L तक प्राप्त होती है, उसके बाद BC 100 - L हो जाएगा। था आपका प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध बॉक्स R से निकाला जाता है, और तार के भाग AC का प्रतिरोध P व BC का प्रतिरोध Q है। देखिए आपकी इसकी क्रियाविधि आपको बता दी गई है। अब आपको क्या निकालना, अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए अज्ञात प्रतिरोध S का मान आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये P/Q आपको दे रखा है शून्य विक्षेप की स्थिति, तो शून्य विक्षेप की स्थिति के लिए आप पहले इस P के लिए निकालेंगे, अज्ञात प्रतिरोध P के लिए। तो P बराबर आपका हो जाएगा ρL/A। मान लीजिए आप लिखेंगे इसके लिए कि एक इसका इस A से L तक, मतलब A से B में जो पूरी लाइन है, इसमें P के लिए अगर निकालेंगे तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल A हो जाएगा, L इसकी लंबाई, रो इसकी डेंसिटी हो जाएगी। ऐसे ही आप किसके निकालेंगे, Q के लिए निकालेंगे, तो ये हो जाएगा रो 100 - L/L A हो जाएगा आपका। इस तरीके से 2 हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि देखिए यहाँ पे A से ये K तक की डिस्टेंस, यानी कि ये है P की L और ये पूरा 100 - L है। तो देखिए P/Q तो आपको मिल गया। अब R/S इसकी जगह पे इसको रख देना आपने। अगर आप इसे रखते हैं P/Q की जगह पे रो L/A, और यहाँ पे रो 100 - L अपॉन क्या जाएगा, A हो जाएगा, इक्वल टू R/ क्या जाएगा आपका S हो जाएगा। A से कैंसिल आउट और L से रो कैंसिल, तो आपको मिल गया 100 - L, और यहाँ पे हो जाएगा L, यानी कि R/S बराबर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे L/100 - L हो जाएगा इस तरीके से। अब आपको S निकालना, तो S को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो R बराबर आपका हो जाएगा S L/100 - L हो जाएगा। अब मुझे S निकालना, तो ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा, तो R बराबर आपका हो जाएगा R इंटू हो जाएगा आपका सीधे, ये हो जाएगा 100 - L/L S इक्वल्स टू, ये साथ आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, एम्पियर का परिपथी नियम होता है आपका, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है। यानी कि इस लाइन पे, मतलब कि इस स्ट्रेट वायर पे जो करंट फ्लो होगा आपका, वो बहने वाली धारा का μ0 I गुना होगा। अब देखिए उसके लिए आपको उपपत्ति लिखनी पड़ेगी। माने एक चालक तार में धारा ऊपर की ओर बह रही है, इस चालक तार में धारा की ऊपर की ओर बह रही है, तब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र मैक्सवेल के नियमानुसार होगा। माना बंद पथ की त्रिज्या R और उसका सूक्ष्म अवयव dl है, तब लीनियर इंटीग्रल यानी कि आपका रेखीय समाकलन BDL आपको निकालना है। देखिए ये क्या, आपको धारा इसमें बह रही है, इस वाले में, इस वायर की वजह से, तो आपको निकालना है इसका
लीनियर इंटीग्रल यानी कि रेखीय समाकलन बी डी एल बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी डी एल कॉस थीटा होता है। अब देखिए यहाँ पे बी डी एल कॉस थीटा तो हो गया है। अब बी डी एल, बी तो कांस्टेंट है बाहर रख दिया हमने, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए बी और डी एल आपके एक ही दिशा में है, तो आपका यहाँ पे एंगल कितने का बन जाता है? जीरो का, और कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1 होती है। तो हम लिख देंगे बी हो जाएगा आपका डी एल। और देखिए बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होती है। अब dl जो है, dl होगा आपका इंटीग्रेशन किसका? इस पूरे का सरफेस, ठीक है, इसका पृष्ठ, यानी कि मतलब इसका सरकमफेरेंस, सॉरी इसका सरकमफेरेंस होगा, वो होता है 2πr, यानी कि dl का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा? 2πr होगा। तो 2πr से आपका 2πr कैंसिल आउट हुआ, तो आपको मिल गया यहाँ पे रेखीय समाकलन v वेक्टर डॉट dl बराबर म्यू नॉट आई। ये आपका एम्पियर का परिपथी नियम क्या हो गया है? सिद्ध हो गया है। अब इसी के साथ आपको इसका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जैसे कि देखिए आपको न्यूमेरिकल में ये दिया गया है कि एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आपके क्या हैं? वायर हैं, या फिर दो समांतर धारावाही चालक हैं, जिनके बीच की दूरी है आपको दिया गया है यहाँ पे तार ए और बी के बीच की दूरी आर बराबर आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। अगर आप इसे चेंज करते हैं मीटर में तो आपको मिल जाएगा 0.04 मीटर मिल जाएगा। उसके बाद ए में जो धारा बह रही है आपकी I1 वो है आपके पास 8 एम्पियर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, और बी में धारा I2 बह रही है तो इसमें दे रखी है आपको 5 एम्पियर। ये दो चीज़ें दे देगी। और उसके बाद इसकी लंबाई, खंड की लंबाई, जो तार है उसमें खंड की लंबाई है आपकी 10 सेंटीमीटर, इसको चेंज करेंगे आप 0.1 मीटर हो जाएगा आपका। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला होता है, जो इन दो धारावाही चालकों के बीच जो तार होते हैं उनके बीच लगने वाला फोर्स, इस तरीके के हैं जो उनके बीच जो फोर्स लगेगा आपका, उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 2π। उसके बाद होता है आपका I1 इंटू I2 अपॉन R इंटू L होता है इसके लिए फॉर्मूला आपका। ये आपका धारावाही, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे एफ म्यू नॉट अपॉन 2π की तो वैल्यू नहीं पता हमें, हम क्या कर सकते हैं? 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन यहाँ 4π हो जाएगा। और यहाँ पे I1 I2 की वैल्यू देखिए 8 इंटू आपका है 5, और L आपके पास है यहाँ पे 0.1, और नीचे R रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 0.04। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4π की जो वैल्यू होती है आपकी 10⁻⁷ होती है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷, और 8 5 जा 40 इंटू 0.1 अपॉन 0.04 हो जाएगा। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करें और 0.04 से डिवाइड करें तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन आ जाएगा कैलकुलेट करके। तो स्टूडेंट इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें बताइए तथा आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया इसके साथ। तो देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये होता है जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल कांच पट्टिका या किसी अपवर्तक पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो उसका अपवर्तन नहीं होता बल्कि वो वापसी माध्यम में लौट आती है। इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन करती है। जैसे इसके डायग्राम बना रखा है, जैसे कि माध्यम आ रही है वापसी माध्यम में लौट जा रही है, इनके बीच क्या है? ये आपका अभिलंब है। तो देखिए इसके लिए शर्तें होती है आपके प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और उसके बाद आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ये इसके लिए कंडीशंस हैं। अब आपको न्यूमेरिकल दिया गया था, एक टैंक था जिसमें कि एक टैंक में भरे जल की वास्तविक गहराई H बराबर आपको 12.5 सेंटीमीटर दिया गया था, और तली में पड़ी हुई सुई की आभासी गहराई H बराबर 9.4 दिया गया था। आपको इसका अपवर्तनांक निकालना था। तो N बराबर होता है वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई होते ही, तो वास्तविक गहराई आपकी 12.5 है और आभासी 9.4 है। इससे आप इसको डिवाइड करें तो आपको मिल जाएगा 1.33, इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब